सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग विद इन इंडिया। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या थ्रू आउट वर्ल्ड भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, बैंकिंग सिस्टम एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, ये हम बात करेंगे। चल रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो इंडियन बैंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, बट स्टिल वंस अगेन वी विल मूव इन दैट डायरेक्शन कि किस तरीके से मुझे वापस जाना है। अच्छा, आई होप सो कि विजिबल है आपको ये, और इसमें भी दिखेगा। ठीक है। सो अगर हम बैंकिंग की बात करें, एज फॉर बैंकिंग इन इंडिया इज कंसर्न, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें। मनी लेंडर्स वाला पोर्शन मैंने कह दिया ऑलरेडी। मनी लेंडर्स वर डीलिंग विद द बैंकिंग विद इन इंडिया। और एज फॉर द मॉडर्न बैंकिंग इज कंसर्न, मॉडर्न बैंकिंग का जो कंसेप्ट है बेसिकली दैट बिगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिशर्स के टाइम शुरू हुआ ये, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न बैंकिंग, उस वक्त से शुरू हुआ हमारा। एंड इट वाज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक्स इन अर्ली 19th सेंचुरी। प्रेसिडेंसी जो बैंक्स हैं हमारे, उनका रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है। प्रेसिडेंसी बैंक्स हम बाद में बात करेंगे प्रेसिडेंसी बैंक्स के बारे में। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो हमारे एस्टेब्लिश हुए। देन विद द चेंजिंग सिचुएशन, समय के साथ, बदलाव के साथ हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी बदलाव वहां पर देखने को मिले। तो खैर हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी बैंक्स एक्ट 1876। इसके बारे में हमने शायद डिस्कशन नहीं कर रखा है पहले, कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर भी रखी है हमने, कुछ नहीं भी कर रखा है। सो एज पर प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट इज कंसर्न, ये जो है इट वाज इनेक्टेड टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक्स। जो प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये वाला जो एक्ट बना 1876 इज वेरी मच इम्पोर्टेंट हियर। अगर हम बात करें कि अलग अलग प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया गया इंडिया को बाय द ब्रिटिशर्स, तो उन्हीं में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिस्डिक्शन की वजह से, प्रशासनिक कारणों की वजह से उन्होंने अलग अलग से प्रेसिडेंसी बनाई, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी और भी कुछ एक प्रेसिडेंसी बनी। तो उसी के रिगार्डिंग ये बैंक भी बना 1876 में। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दिस बैंक? इसका काम था बैंक नोट्स इशू करना और कैश रिजर्व को मेंटेन करना और ऑडिटिंग करना। जो अकाउंट्स वगैरह है, बैंकिंग स्ट्रक्चर है, उसका ऑडिटिंग करने का काम था, अगर हम प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट 1876 की बात करें तो। एंड इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स बैंकिंग रेगुलेशन विद इन इंडिया। भारत में अगर हम बात करें बैंक्स को चलाने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया, ये पहली बार ये अटेम्प्ट किया कि बैंकिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए। तो प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर एंड इट वाज गवर्न्ड बाय, जो बैंक्स, अगर प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए, बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी से चलाने की रॉयल चार्टर एक्ट था, जो ब्रिटिशर्स का एक्ट था, रॉयल चार्टर एक्ट, वो फॉलो होता था प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए। उसके अलावा जो है हम बात करें, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट के पास ही बेसिकली ओनरशिप रहती थी इन बैंक्स की। बात करें इन प्रेसिडेंसीज की भी रहती थी ओनरशिप, बैंक्स की भी उनके पास ही आ गई। सो उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कहाँ पर गए, मार्कर कहाँ गया इसमें। तो इसमें फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, इंडियन बैंक कौन सा था, शायद हमने बात कर भी ली होगी इस बारे में। एंड विच वन इज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक? इट वाज बेसिकली इलाहाबाद बैंक। जो हमारा फर्स्ट इंडियन जो बैंक है दैट इज इलाहाबाद बैंक, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, जो इंडियंस ने इसको ओन किया, इलाहाबाद बैंक। इट वाज फाउंडेड इन 1865, 1865 में ये बनाया गया बाय ए ग्रुप ऑफ इंडियंस। इंडियंस का जो ग्रुप था उसने उसे बनाया
एंड आफ्टर दैट 1895 1895 में कौन सा बैंक बना? पंजाब नेशनल बैंक। आफ्टर दैट 1895 में 1865 में हमारे पास आ गया इलाहाबाद बैंक, और 1865 के बाद जो बैंक बना वो 1895 में पंजाब नेशनल बैंक एस्टेब्लिश किया गया। और ये जो बैंक एस्टेब्लिश किया गया ये किया गया लाहौर में। लाहौर में ये बैंक बना। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें ये एस्टेब्लिश हुआ लाहौर में। उसके अलावा जो है थर्ड बैंक और एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में 1906 में मुंबई में एक और बैंक एस्टेब्लिश किया गया। उसका 1906 में स्वदेशी मूवमेंट आया। स्वदेशी मूवमेंट की हम बात करें, अब ये इलाहाबाद बैंक का तो मैंने 1865 में बता दिया आपको। उसके बाद हमारा स्वदेशी मूवमेंट आया। स्वदेशी मूवमेंट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी हम बात करते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करते हैं। इसमें स्वदेशी मूवमेंट भी शायद कहीं लिखा होगा मेरे ख्याल है, नज़र नहीं आ रहा। मैंने बनाया था स्लाइड में, इसमें नहीं नज़र आ रहा। खैर चलो, तो स्वदेशी मूवमेंट का जहाँ तक सवाल है वो क्योंकि इस वजह से किया गया कि हमने अपने इंडियन सिस्टम को डेवलप करना है। इंडियन जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग सिस्टम को हमने स्ट्रांग बनाना है, कहीं ना कहीं इसका पर्पस था ये। ठीक है, तो इस वजह से एस्टेब्लिश किया गया। और अल्टीमेटली अगर मैं बात करता हूँ 1806 में, जैसे कि मैंने कहा, उसके अलावा कोऑपरेटिव मूवमेंट आपके सामने नजर आ रहा है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इसका भी रोल रहा। कोऑपरेटिव मूवमेंट बेसिकली स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ये कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ। और पर्पस क्या था? फार्मर्स और वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए फंड्स प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उनके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट का इशू था, उनके पास फंड्स नहीं थे, इस वजह से उन्हें फंड्स प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं एक इशू था। तो ये जो मूवमेंट किया गया 20th सेंचुरी में, फार्मर्स के लिए और वीकर सेक्शंस के लिए फंड्स प्रोवाइड कराना एक मकसद था। सो कोऑपरेटिव मूवमेंट। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 बना, जो इसके लिए फाउंडेशन का काम किया, एक नींव का पत्थर साबित हुआ। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में बना। जैसे कि हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमने कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर भी ली है। तो बेसिकली किस वजह से इसे बनाया गया? रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है फंड्स के, उन सभी लोगों के लिए रिसोर्सेज पैदा करना कहीं ना कहीं मकसद था। तो इस तरह का बैंकिंग स्ट्रक्चर का कॉर्पोरेशन के ऊपर ये मूवमेंट रहा। उसके बाद हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो स्वदेशी मूवमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्वदेशी मूवमेंट इसी का है। ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये जो रहा 1806 में स्वदेशी मूवमेंट आया, ये कोऑपरेटिव वाले उसी की बात कर रहा हूं मैं। और यहीं से ही हमारा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट शुरू हुआ। और उसके अलावा जो है कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी यहीं से शुरुआत हुई उसकी। एंड 1889 में जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट जो हुआ प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा का जो कि गुजरात में है, वहाँ प्रिंसली स्टेट्स था, वहाँ पर ये मूवमेंट सबसे पहले शुरुआत हुआ यहाँ पर 1889 में। ठीक है, यहाँ पर हुआ तो कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू। तो उसके बाद मैसूर स्टेट में, बेंगलोर सिटी, मैसूर स्टेट में, वहाँ पर भी कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ। इसके अलावा धीरे धीरे जो नींव बनी वो कोऑपरेटिव बैंक्स की नींव यहीं से बनी। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी भी बता रखी है कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, बट हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल वे में बात कर रहे हैं अभी। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, मैंने कहा आपको मद्रास प्रेसिडेंसी और 2-3 प्रेसिडेंसी जो भी थी उन सभी को मर्ज किया गया। आफ्टर मर्जर ऑफ दोज बैंक्स, जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उनको मर्ज करने के बाद इन द ईयर 1921 1921 में ये जो बैंक बना, मर्जर ऑफ दीज प्रेसिडेंसी बैंक, and it was having the first bank to have a wide network across India। लगभग पूरे भारत में, मतलब मैक्सिमम प्लेसेस में इसका नेटवर्क हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया। याद रखने वाली बात है, मर्जर हुआ किसका? प्रेसिडेंसी बैंक्स का, जो प्रेसिडेंसी पुराने में अंग्रेजों के टाइम में प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ठीक है,
तो 1955 में इट वाज नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण हो गया और इसको बना दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं तो वो कब हुआ? 1955 में। हाँ जी, क्या इशू है आपका दोनों का? कहाँ बिजी है? सो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो गया। तो इंपीरियल बैंक से शुरुआत हुई ये कहानी की। कौन सी प्रिंसली स्टेट थी? मैं उनके नाम बता देता हूँ, मैं बता नहीं पाया। जयपुर, जयपुर प्रिंसली स्टेट थी, और जयपुर के अलावा मैसूर और पटियाला, ये प्रिंसली स्टेट्स थी। अगर आप देखें पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर चल रहा था। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हो सकता है आपके गांव में भी ब्रांचेज हो उसकी कहीं ना कहीं। अब तो पिछले 5-7 सालों से मर्ज करके उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है। सिमिलरली मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर या फिर स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेनकोर बोलते केरला को। तो ये सारे थे पहले प्रिंसली स्टेट्स वाले उसमें थे। बाद में इनको एसबीआई का ही थे ये पार्ट, लेकिन अब तो बिल्कुल इनको मर्ज करके एसबीआई बना दिया गया। तो इंपीरियल बैंक इसका बेस है कहीं ना कहीं। Then after that we are having the next bank, and that one bank is Reserve Bank of India. कहाँ से होगा ये? अच्छा, तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, हम जानते हैं इस बारे में, सभी को पता है। सो जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो 1935 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे आरबीआई एक्ट बना, ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 को इस बैंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो हमारा एक्ट है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दोनों चीजें अलग अलग हैं। आरबीआई एक्ट 1934 इज देयर, हमारा अपेक्स बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। एंड शुरू कब से किया इसने काम करना? 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया काम करना। एक्ट है 1934 का, आरबीआई एक्ट 1934, बट इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम 1 अप्रैल 1935, 1935 से शुरू किया काम करना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। नाउ इट वाज इनिशियली प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड, निजी हाथों में था। ये प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग थे, हाउसेस थे, बिजनेस हाउसेस कह लीजिए, उनके पास वही लोग चलाते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इसे टेक ओवर कर दिया, गवर्नमेंट के पास इसके सारे राइट्स आ गए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई? दैट इज इशू ऑफ करेंसी। हम सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी इशू करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट, जो सरकार को एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भारत सरकार की बात आती है, वहां पैसे की बात आती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वहां पर। देन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, हमें लोन किस रेट पर मिलने वाले हैं, हमें डिपॉजिट्स पे क्या रेट मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। देन रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग, बैंक्स को रेगुलेट करना, बैंक्स को चलाना, अल्टीमेटली ओवरऑल कंट्रोल कौन करता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज हैविंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीजों की, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में और शुरुआती दौर में किस तरह से बैंकिंग स्ट्रक्चर रहा, क्या चीजें वहां पर थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ जा रहा है ये, दिख नहीं रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब भारत ने आजादी प्राप्त की, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड, बैंकिंग एक्सपेंडेड and it supported the economic development. As for Indian economy is concerned, वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन में आने लगी और बैंक्स वर प्लेइंग अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया वहां पर। विद द पैसेज ऑफ टाइम
आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 के बाद जो है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर फोकस होना शुरू हो गया, किसानों की जरूरतों के हिसाब से लोन्स वगैरह और बहुत सी चीजें देखे जाने लगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस होने लग गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक्स, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान रखने लगे। एंड अल्टीमेटली द रूरल डेवलपमेंट, जो हमारे गाँव के थ्रू हमारा काम चलना है, उनको कहीं ना कहीं फंड्स प्रोवाइड करवाने की बात हुई। तो 1947 के बाद ये परिस्थितियां बदल गई। ठीक है, देन हमारे पास कुछ और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो गए, लाइक आईडीबीआई 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो गया। आईएफसीआई हम पढ़ेंगे बाद में, ये भी 1948 में एस्टेब्लिश हो गया। आईसीआईसीआई 1955 में, कुछ एक ऐसे बैंक्स हैं ये एस्टेब्लिश हुए इन ईयर्स में। 1964 में आईडीबीआई, आईएफसीआई 1948 में और 1955 में आईसीआईसीआई। आपके आसपास भी आईसीआईसीआई वगैरह की ब्रांचेस होंगी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, राष्ट्रीयकरण। जो बैंक से उनका राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। सो इट वाज द ईयर 1969 एंड द टाइम इज 19th जुलाई 1969, बैंक्स का नेशनल, ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके मैंने कहा कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन है कोई भी, वहां पर भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो 19th जुलाई 1969 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स थे उनमें से 14 बैंक्स जो हैं देवर नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण हो गया, सरकार के हाथों में वो बैंक्स आ गए, अपने हिसाब से चलाया उन्होंने। और आफ्टर दैट 15 अप्रैल 1980 1980 को 15 अप्रैल 1980 को 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 6 और बैंक जो है नेशनलाइज्ड हो गए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल जस्टिस, लोगों को जस्टिस मिले, सामाजिक एकरूपता रहे, उसके लिए किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों के पास रिसोर्सेज रहे विच आर हैविंग द वेरी मच फ्यू मीन्स देयर हैंड्स रिगार्डिंग देयर मनी, पैसे का सोर्सेज नहीं है उनके पास, अवेलेबल हो सोर्सेज। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो बैंक में डिपॉजिट करें और जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें लोन मिले। ऐसे कुछ टारगेट्स वहां पे अचीव करने की कोशिश की गए। एंड अल्टीमेटली टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में वहां पर बात हुई। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात आई। उसके बाद फर्दर हम इसमें और चीजें देखते हैं, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हमने देख लिया, आरबीआई के बारे में देख लिया, और ट्रांजिशन पीरियड जो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन बैंक्स, कैसे आज के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रहा। कहां पर है ये? अब पहले क्या था, अर्बन बेस्ड सिस्टम था, एंड आज के तारीख में रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में बैंक ब्रांचेस एक्सपेंशन हो रहा है बैंक्स की तरफ से। राइट नाउ यू कैन सी द ब्रांचेस इन योर विलेजेस आल्सो, पहले नहीं था ऐसा। मैक्सिमम ऑफ द ब्रांचेस वर इन द अर्बन एरियाज, शहरों की तरफ ब्रांचेस थी, गांव में ब्रांचेस नहीं थी। आज बदलाव आ चुका है, देयर आर सो मेनी चेंजेस राइट नाउ। राइट नाउ वी आर हैविंग द ब्रांचेस इन अर्बन एरियाज एज वेल एज इन द रूरल एरियाज। एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है कहीं ना कहीं। यू सी वी आर हैविंग द कोर बैंकिंग सिस्टम। आप, मैंने कहा कि अकाउंट्स अपना चेक कर सकते हैं कहीं पर भी, आपका अकाउंट किसी लोकेशन में है आप चेक कहीं और कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग है, और भी बहुत सी चीजें आ चुकी हैं। सिमिलरली वी आर हैविंग कोर बैंकिंग सिस्टम, एटीएम्स, यू कैन विड्रॉ योर मनी फ्रॉम एटीएम, इवन देयर आर एटीएम्स फॉर डिपॉजिट ऑफ मनी आल्सो, कुछ एक शहरों में कुछ एक जगह डिपॉजिट के लिए भी है। सो इंटरनेट बैंकिंग आपके सामने है, मोबाइल बैंकिंग आपके सामने है। एंड फोकस इज ऑन कस्टमर सर्विस, और रिस्क को मैनेज करना है, उन चीजों के ऊपर भी है। यू कैन परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू बैंक्स, यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट थ्रू द बैंक्स, यू कैन परचेज द म्यूचुअल फंड्स। इन सब चीजों के ऊपर फोकस आज के दौर में बैंक्स का है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, जो पॉइंट है यहाँ पर जो जो नजर आ रहे हैं, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करते हैं। नबार्ड के बारे में हमने डिस्कस वैसे थोड़ा कर लिया है, स्पेसिफिक हम बाद में बात करेंगे, बट चलिए थोड़ा सा 2 अक्टूबर 1975 जो है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हम कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि नरसिम्हम कमेटी ने कब ये आरआरबी के किया,
एस्टेब्लिशमेंट के लिए कब रिकमेंडेशन दी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि रीजनल रूरल बैंक्स एस्टेब्लिश होने चाहिए, तो 1975 में कहा, एंड दे वर स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 15% ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि 50% स्पॉन्सरशिप होगी और स्टेट गवर्नमेंट की 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक है, कोई और बैंक्स हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, जो 35% उनका कंट्रीब्यूशन उसमें होगा, तो उस बेस पे कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाया गया। जैसे कि मैं एक याद करता हूँ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक फॉर एग्जांपल, तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है वहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने शायद उसे सपोर्ट किया, कहते हैं कि पीएनबी के साथ हमारा टाई अप है, तो मुझे लगता है पीएनबी हो सकता है उसका, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि पीएनबी है बट नहीं, बट रफली जो मेरी डिस्कशन कभी हो रही थी तो ये बात मुझे पता लगी थी। देन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, जो गांव के क्षेत्र है वहां पर बैंकिंग प्रोवाइड करवाना, इन एडिशन टू द सेमी अर्बन, जो छोटे शहर हैं, मंझोले जो शहर हैं, बड़े शहर नहीं है, वहां पर भी ये काम करते हैं। अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो किसान है उनको, छोटे किसानों को, और जो मध्यम वर्गीय किसान कह लीजिए उनको प्रोवाइड करवाना फंड्स, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाना। तो ये कुछ चीजें जो थी, यहाँ पर हम आरआरबी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से नबार्ड के बारे में हम बात करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है नबार्ड। नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गांव के आसपास भी सड़कें बनी होगी, नबार्ड लिखा होगा, नबार्ड द्वारा बनाई गई सड़क है, ऐसा लिखा होता है कई बार, ठीक है। तो नबार्ड जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, 12 जुलाई 1982। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है एमकॉम वगैरह, एंट्रेंस टेस्ट या कोई और यूजीसी नेट वगैरह किसी भी एग्जाम में, कोई और आप फर्दर बाद में फ्यूचर में कोई एग्जाम देते हैं, ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए ये आ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये 12 जुलाई 1982 में नबार्ड एस्टेब्लिश हुआ, एंड दिस इज द अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सबसे बड़ा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां डेवलपमेंट की बात है, प्रोग्रेस की बात हो रही है, जहां फंडिंग प्रोवाइड कर रही है डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको कहा रोड्स के लिए, ठीक है। तो वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नबार्ड द्वारा प्रायोजित, ऐसा आमतौर पर मैंने पढ़ा है बहुत सी बार, तो ये नबार्ड का रोल कहीं ना कहीं रहता है। एंड बेसिकली दैट इज आल्सो प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, सस्टेनेबल आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्रीकल्चर के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाना, एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीजें वहां पर जो है ये उसी का ही पार्ट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नबार्ड। तो नबार्ड के बाद हम जो कुछ चीजों की बात करेंगे, थोड़ा सा रह गया है टॉपिक, कमर्शियल बैंक्स की हम बात कर रहे हैं। एज फॉर कमर्शियल बैंक्स आर कंसर्न, तो नबार्ड का पहले मैंने कह दिया, मार्जिनल फार्मर्स को सॉरी ये नबार्ड है, क्रेडिट दे रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी, सब पॉलिसी में सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जैसे मैंने आपको कही सड़क बनाने की पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रहा है, अपेक्स बैंक के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है किसी न किसी वे में। नाउ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पर के दे आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, जिनके पास पैसा एक्सेस है वो डिपॉजिट करेंगे पैसा अपना, ग्रांटिंग द लोन्स, प्रोवाइड जनरल बैंकिंग सर्विसेज, जो कि आमतौर पे साधारण जो बैंकिंग की सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज जो है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाता है। इसमें भी दो तरह के हैं, वन इज शेड्यूल्ड बैंक, अनदर इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक कौन सा होगा, विच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, उसमें सेकंड शेड्यूल है, उसमें जो बैंक रजिस्टर्ड होंगे दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स, एंड दे आर हैविंग सर्टेन प्रिविलेजेस, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ सुविधाएं उन्हें एक्स्ट्रा मिलती हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, दे आर नॉट इंक्लूडिंग द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, उनके पास लिमिटेड ऑपरेशंस हैं, उनके पास कंपैरेटिवली कम सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, लेकिन ये भी आरबीआई एक्ट के अंडर ही है, लेकिन ये शेड्यूल सेकंड जो है उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये हमने कुछ चीजें बात की, और थोड़ा बहुत जो छूट गया है उसको हम देख लेते हैं, लास्ट कुछ एक पॉइंट्स। उसके बाद बेसिक चीजें मैंने बता दी है, कोई पोर्शन छूट तो नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने समरी में थोड़ी सी बता देता हूँ क्या है ये। एंशियंट टाइम्स में जो है मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स है, उनका रोल वहां पर कहीं ना कहीं रहता था फंड्स का, जहां तक सवाल है, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है।
बैंक्स आर प्लेइंग अ वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल देयर, बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और ब्रिटिश एरा की मैंने बात की, प्रेसिडेंसी बैंक्स थे अर्ली टाइम्स में, प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। देन आफ्टर दैट कोऑपरेटिव मूवमेंट चला जिसने रूरल क्रेडिट के ऊपर फोकस किया। देन द लेटर स्टेजेस वी आर हैविंग इंपीरियल बैंक इज सेंट्रलाइज्ड, इससे बाद में इंपीरियल बैंक जो मैंने इसके बारे में आपको बताया, ठीक है। और बाद में एसबीआई बना, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसी से आरबीआई उसके अलावा अलग से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वाधीनता के बाद हम जो है हमारा फोकस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हुआ, तो डेवलपमेंट फोकस हुआ। उसके बाद 1969 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक्स हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।